हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से एमपी बढ़ाने के लिए उपस्थित हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम देख चुके थे इसके पहले मध्य प्रदेश के पर्वत के बारे में, और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की नदियां। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदियां मध्य प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। चाहे प्रीलिम्स ले लीजिए या तो मेंस ले लीजिए, तो इसमें हम अकॉर्डिंग जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते चलेंगे और चीज़ों को मैप के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, पूरे जो डाउट है सभी दूर हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, यहाँ हम नदियों को मैप के थ्रू पढ़ेंगे। और आज हम मोस्टली जो नदियां हैं 10 से 12 नदियां हम मैप के थ्रू कवर कर लेंगे जो एग्जाम में आती हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में दोस्तों बहुत सारी नदियां हैं, करीब 200 प्लस नदियां हैं, तो वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। जो पेपर में आता है हमें वो पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नदियों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो अगर बात की जाए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वह अधिकतम अंतर्राज्यीय, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है भारत के केंद्र पे स्थित है, इसलिए यहाँ की नदियां अधिकतर अंतर्राज्यीय नदियां हैं। क्योंकि दोस्तों नदी का जो मुहाना होता है वह समुद्र में बनता है। जी हाँ दोस्तों, तो चूंकि मध्य प्रदेश पूरी तरह भू अन्वेष्टित क्षेत्र है, और इसके लिए क्या होता है, जब से ही समुद्र के लिए पार होने के लिए नदियां जाएंगी तो इसको तो क्रॉस करेंगी, इसलिए जो नदी एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करती है, इसलिए उन नदियों को अंतर्राज्यीय नदियां कहा जाता है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ चीजें आ रही होंगी, कुछ शब्दावलियां आती हैं। जैसे आप सोचते हो कि सहायक नदियां क्या होती हैं, अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, दोआब क्षेत्र क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको पहले थोड़ा समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए दोस्तों, अपवाह क्या होता है। अपवाह, देखिए अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों। तो आप बताओ कि नदियों द्वारा जल ग्रहण का जो क्षेत्र होता है वह नदियों का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। नदियों द्वारा जल ग्रहण का जो क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है, अपवाह कहलाता है। अपवाह, जिस क्षेत्र पे नदियां प्रवाहित होती हैं और जहां से यह इसे क्या मिलता है, जल की प्राप्ति होती है, उसे अपवाह कहते हैं। दूसरा आपने सुना होगा दोस्तों अपवाह तंत्र, आप इसको अच्छे तरीके से लिखते चलिएगा। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र क्या होता है, तो देखिए प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों का जल ग्रहण का जो क्षेत्र होता है, जैसे देखिए नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की जितनी भी सहायक नदियां इसमें आकर के मिलती हैं, तो वो पूरा क्षेत्र दोस्तों, वो पूरा क्षेत्र जिस क्षेत्र से उसकी सहायक नदियां और मेन नदी का जो जल ग्रहण का जल धारण करने का जो क्षेत्र होता है उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों पूछता है दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है। दोआब क्षेत्र, तो मैं आपको बता दूं दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप देखिए ये वाली नदी हो गई दोस्तों, आप देखिए ये नदी हो गई चंबल, और चंबल के बाद देखिए ये जो आपका है देवास, देवास से जो नदी दोस्तों निकल रही है, आप देखिए यहां से पार्वती नदी, तो देखिए सॉरी पार्वती नहीं, ये आपकी है काली सिंध। तो काली सिंध और जो आपका ये क्षेत्र कौन सी नदी होगी, चंबल, इसके क्षेत्र का ये जो पूरा क्षेत्र है ये दोआब क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये हो गई गंगा नदी और ये हो गई यमुना नदी, तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वह दोआब क्षेत्र कहलाता है। तो ये हो गए दोआब क्षेत्र। अब आगे अगर दोस्तों बात करेंगे अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक आपने पढ़ा होगा दोस्तों जल विभाजक। जी हाँ दोस्तों, जल विभाजक आपने एक सुना होगा, जल विभाजक। जल विभाजक क्या कहलाता है, तो आप बताओ कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र, या तो पर्वत हो या पठार, वह दो नदियों को अलग करता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, आप बताओगे जल विभाजक क्षेत्र। जैसे आप बताओगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के बीच का क्या है, जल विभाजक है, जल विभाजक है, ये आपको याद रखना है। जैसे आप बताओगे दोस्तों यहाँ पे इस वाले क्षेत्र पे पूरा का पूरा क्षेत्र, जैसे ये वाला क्षेत्र कहलाता है, तो यहाँ पूरा का पूरा आप बताओगे जल विभाजक क्षेत्र कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप पढ़े होगे कैमूर श्रेणी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कैमूर भांडेर कैमूर, कैमूर जो पर्वत है वह यमुना और सोन नदी के बीच के जल विभाजक का कार्य करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है।
अब चलिए, आज चूंकि दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी के बारे में, तो कुछ चीजें अभी आप और कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा मध्य प्रदेश की, चूंकि यह मध्य प्रदेश स्पेशल है दोस्तों, और इसमें प्री जितने भी एग्जाम व्यापम के होते हैं वो आपके क्लियर होंगे। साथ में आपका जो एमपीपीएससी है वह भी प्री प्लस मेंस कवर होने वाला है। अब देखिए, अगर मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात की जाए तो आप बताओगे पहला फैक्ट, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। दूसरे लिखोगे आप, यहाँ 207 प्लस छोटी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। आगे फैक्ट लिखोगे आप दोस्तों, अगले फैक्ट जब लिखोगे आप, नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। कई बार दोस्तों ये पेपर में प्रश्न आ चुका है। आगे बताओ ये आप, क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। अगले फैक्ट पे आप बताओगे दोस्तों, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ये फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 फैक्ट हमने बता दिया। ये पेपर में रिपीट होते रहते क्वेश्चन। पहला, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अगला आप बताओगे यहाँ 207 प्लस छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं। तीसरे फैक्ट पे आप बताओगे नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगले फैक्ट की अगर बात करोगे, क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। देन बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे चलने से पहले दोस्तों, ये हमारा हो गया बेसिक। उसके बाद आगे देखिए, हम जो मध्य प्रदेश में नदियों को पढ़ने वाले हैं उसको हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के बारे में। तो आप पढ़ोगे मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को आप देखोगे, 6 मुख्य हैं। कितने मध्य प्रदेश में जो नदी अपवाह तंत्र है कितने हैं? 6 हैं। 6 को हमने 2 भागों में बांट दिया है, 3 इधर और 3 इधर। मुख्यतः कितने हैं आप बोलोगे? 6 अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, जिनको हमने 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग आप बताओगे सर, पहला भाग है अरब सागर अपवाह तंत्र। दूसरा आप पढ़ोगे दोस्तों, इसमें दूसरा पढ़ोगे बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। अब देखिए टोटल हमने क्या बोला दोस्तों, 6 भागों में बांटा गया है। उसको बाद जो 6 भाग हैं उनको हमने 2 3 इधर और 3 इधर, तो जिसमें से पहला हो गया अरब सागर अपवाह तंत्र और दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी। अब देखिए मध्य प्रदेश का जो हम पढ़ेंगे अरब सागर अपवाह तंत्र, उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे आप बताओगे। इसमें जो पहली नदी होने वाली है आप बताओगे अरब सागर अपवाह तंत्र में नर्मदा अपवाह तंत्र। दूसरा आप पढ़ने वाले हो दोस्तों ताप्ती अपवाह, और तीसरा आप पढ़ने वाले हो माही
माही अफवाह। उसके बाद आप बंगाल की खाड़ी वाले में पढ़ने वाले हो दोस्तों। पहला आप पढ़ने वाले हो गंगा, दूसरा आप पढ़ने वाले हो दोस्तों, दूसरा आप पढ़ोगे महानदी, और तीसरा आप पढ़ने वाले हो गोदावरी। गोदावरी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, जो आना वाजिब है। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो बात कोई हुई नहीं। आप बताओगे चलिए नर्मदा ठीक है, ताप्ती ठीक है, माही अब्बाही है, तीन तो ठीक हैं, इसको हम देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश में आती है। लेकिन आप बोलोगे ना तो गंगा, ना ही महानदी और ना ही गोदावरी, ये तो मध्य प्रदेश में प्रवाहित ही नहीं होती, तो आप मध्य प्रदेश अववाह तंत्र में इनको क्यों पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों लॉजिक समझिए, नर्मदा अववाह तंत्र में नर्मदा और उसकी जो 41 सहायक नदियां हैं वह सभी आती हैं। उसके बाद ताप्ती नदी, तो ताप्ती यहाँ से निकलती है बैतूल से, और ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां आ जाएंगी। और माही आप बताओगे, माही यहाँ से निकलती है धार के पास से झाबुआ होते हुए राजस्थान। तो ये तीन तो चीजें क्लियर है। आप बताओगे सर गंगा अववाह तंत्र यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं। रीजन देखिए, आप पढ़ोगे गंगा अववाह तंत्र, तो गंगा में जाकर के कौन सी नदी मिलती है, यमुना। और यमुना में कौन सी मिलती है, आप बताओगे सर यमुना में मिलती है जाकर के चंबल। और चंबल में कौन सी मिलती है, आप बताओगे सर चंबल में जाकर के क्षिप्रा मिलती है, आगे काली सिंध मिलती है, पार्वती मिलती है, और इस तरह कुआरी कई सारी नदियां जाकर के चंबल में, और चंबल फिर यमुना में, यमुना जाकर के गंगा में। तो हुआ ना गंगा अववाह तंत्र, बिल्कुल गंगा अववाह तंत्र हुआ। उसके बाद आप बताओगे महानदी, तो महानदी दोस्तों इधर छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होती है, तो कई सारी नदियां इधर से जाकर के महानदी में मिल जाती हैं। आगे देखिए गोदावरी अववाह तंत्र, तो गोदावरी में आप देखिए इधर से वैनगंगा और वर्धा वगैरह नदियां जाकर के कहाँ मिलती हैं, गोदावरी में मिलती हैं। तो ये 6 जो अववाह क्षेत्र हैं उनको हमने देख लिया। अब आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक है नर्मदा नदी, उस पे हम चलने वाले हैं। नर्मदा नदी के बारे में हम चलने वाले हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसको इरेज करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मध्य प्रदेश में नदियों से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वो यहाँ पे पूरे कवर होंगे। बस आपको अच्छे से पढ़ते जाना है। और एक बात, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए तो आज मैं बता दूं दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मध्य प्रदेश की नदियां। और नदियों में जो हमारा मेन टॉपिक आप देख ही रहे हैं नर्मदा। लेकिन नर्मदा नदी को जानने से पहले हमें मध्य प्रदेश की अदर नदियों के बारे में भी जानना परम आवश्यक है, क्योंकि हमारे कई छात्रों के मन में यह प्रश्न रहता है और पेपर में आता भी है कि कौन सी नदी किस किस जिले में मध्य प्रदेश के प्रवाहित होती है। तो यह प्रश्न तो आता है, राज्य में कौन कौन से प्रवाहित होता है यह भी प्रश्न आता है। तो दोस्तों आज आपके डाउट क्लियर होंगे। आज आपको एक मैप लेना है, या तो आप मैप बना सकते हो तो बना लो, या इस तरह का बना बनाया मैप आप जा करके किसी भी दुकान से, स्टेशनरी से आप जाकर के परचेज कर लीजिए। और पहले ही पेज में आपको मैपिंग करनी है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा मैप के थ्रू। क्योंकि दोस्तों यह पूरा ड्राइंग बनाना, पूरा चित्र बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, जटिल कार्य है, तो इसीलिए आज मैंने मैप के थ्रू आपको पूरी नदियां मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद इनके हम फैक्ट्स जो होंगे वह अलग क्लासों में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी के बारे में तो देखिए, आपको आज केवल नदी लिखना है और कहां कहां प्रवाहित होती है ये हेडिंग में लिखते चलना है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे हमने लिखा है नंबर 1 नर्मदा। तो नर्मदा के बारे में आपको देखना है उसका कहां से कहां प्रवाहित होती है। तो आप बताओगे सर यह अनूपपुर से निकलती है। कहां से निकलती है, आप बोलोगे सर अनूपपुर से निकलती है। अनूपपुर में कहां पे, आप बताओगे अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। और जो अनूपपुर में अमरकंटक की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती हैं। और अमरकंटक की पहाड़ियां किसकी अंतर्गत आती हैं, आपको बताना है किसके अंतर्गत आती हैं, मैकल के आएंगी या किसके अंतर्गत आएंगी, तो ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए, आप यहां से निकलती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो पहला उसका जिला कौन सा हो गया, आप बोलोगे सर पहला अनूपपुर। दूसरा देखिए डिंडोरी के मध्य से होती हुई निकल रही है, दूसरा डिंडोरी के मध्य से दूसरा हो गया डिंडोरी। आपको काउंट करना है, पहला अनूपपुर, दूसरा डिंडोरी। फिर देखिए डिंडोरी के बाद ये हल्का से यहाँ पे टच कर रही है मंडला को, आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तीसरा हो गया मंडला। तो दोस्तों लिखते चलिए,
पहला देखिए काउंट भी करना है हमको, पहला हो गया अनूपपुर, दूसरा हो गया डिंडोरी, तीसरा मंडला, चौथा देखिए जबलपुर के मध्य से निकल रही है जबलपुर, पांचवा आप बताओगे सर नरसिंहपुर, पांचवा नरसिंहपुर, छठवां देखिए रायसेन और होशंगाबाद की सीमा बना रही है, तो छठवां हो गया रायसेन, सातवां हो गया होशंगाबाद। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टच कर रही है सीहोर को, जी हाँ दोस्तों सीहोर को, तो सीहोर हो गया आठवां, ध्यान से देखिएगा आठवां, आठवां के बाद सीहोर के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे टच कर रही है देवास की बॉर्डर को, तो नौवां हो गया देवास। आगे देखिए हरदा, हरदा में प्रवेश कर रही है तो 10वां हो गया हरदा। उसके बाद आप देखिए खंडवा, तो खंडवा हो गया 11वां। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों इधर देखिए खंडवा, खंडवा के बाद देखिए खरगोन, खरगोन हो गया 12, और इधर देखिए 12 खरगोन। तीसरा देखिए बड़वानी, 13 हो गया बड़वानी, और 14 देखिए यहाँ पे धार को टच कर रहा, 14 धार, और जो 15वां होने वाला है वो होने वाला है अलीराजपुर। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है नर्मदा नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो 15 जिलों से। आपने जिले याद कर दिए दोस्तों, तो आपको यह भी याद होगा कि नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर ये भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो एक बार आप देखिए अनूपपुर से निकल रही है जो डिंडोरी है, डिंडोरी के बीच से प्रवाहित हो रही है, फिर मंडला को हल्का सा टच की तो 3, पहला अनूपपुर, दूसरा डिंडोरी, तीसरा मंडला, चौथा जबलपुर के मध्य से निकल रही है, पांचवा देखिए नरसिंहपुर, क्योंकि पेपर में आ जाता है नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस जिले पे प्रवाहित नहीं होती है, तो ये आपको बताना है, या किस जिले की सीमा को टच नहीं करती है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए नरसिंहपुर, नरसिंहपुर पांचवा होगा, छठवां देखिए रायसेन, रायसेन और होशंगाबाद की सीमा बनाती है तो रायसेन हो गया, और नीचे हो गया होशंगाबाद, होशंगाबाद के ऊपर देखिए सीहोर और होशंगाबाद यहाँ की भी सीमा बना रही है, तो आठवां हो गया सीहोर। नौवां देखिए हल्का सा टच करती है किसको, देवास को, नौवां देवास, फिर हरदा के बीच से निकलती है तो देखिए 10वां हो गया हरदा, फिर प्रवेश करती है कहाँ आप बताओगे सर, खंडवा यानी कि पूर्वी निमाड़ में प्रवेश करती है, खंडवा के बाद कहाँ जाती है, खरगोन में यानी कि पश्चिमी निमाड़ में, फिर देखिए बड़वानी, बड़वानी और धार की सीमा बनाती हुई, बड़वानी और धार की सीमा बनाती हुई यहाँ पे अब देखिए सीमा बना रही है, तो 14 हो अब देखिए 14 हो गया धार, और यहाँ पे देखिए 15 अलीराजपुर, अलीराजपुर से जाकर के यह निकल जाती है हल्का सा महाराष्ट्र को, यहाँ पे महाराष्ट्र को हल्का सा महाराष्ट्र में टच करते हुए गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो कितने जिले आप बताओगे, 15 जिले। नर्मदा नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है तो दोस्तों ये एक्चुअल फैक्ट है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। कितने जिलों में आप बताओगे सर, 15 जिलों में। क्लियर है। आगे हम नर्मदा के बारे में डीप में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना आपको पहले ही याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी दूसरी नदी पे। दूसरी नदी कौन सी है दोस्तों, आप बताओगे। दूसरी नदी है सर चंबल। अब देखिए चंबल कहां कहां से प्रवाहित हो रही है, तो देखिए चंबल आप सभी को पता निकलती है कहां से, आप बोलोगे सर निकलती है इंदौर से, इंदौर से निकलती है। और इंदौर से कहां से, आप बताओ सर, जाना पाओ पहाड़ी से। तो देखिए इंदौर से निकल रही है, इंदौर से निकलने के बाद कहां जाती है, उज्जैन। देखिए बिल्कुल उज्जैन जा रही है। तो पहला आप बोलोगे सर, पहला हो गया इंदौर, दूसरा हो गया उज्जैन, तीसरा देखिए, तीसरा हो गया रतलाम, चौथा हो गया मंदसौर, पांचवा हो गया नीमच। 5 जिले तो यहीं पे टच हो गए। कौन कौन से, देखिए इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पहले जिला पढ़ाए थे और संभाग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहां पे कौन सा जिला है। इसीलिए मैंने 7वां जो पार्ट में बना के लाया था दोस्तों, 7वां या 8वां पार्ट, 7वां पार्ट था दोस्तों, इसलिए मैंने इसको अच्छे से कवर अप करवाया था ताकि आपको जिले याद हो जाएं। तो देखिए इंदौर, इंदौर से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही दोस्तों, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है इसका ढाल कहां है, उत्तर की ओर है। तो देखिए पहला हो गया इंदौर, दूसरा हो गया उज्जैन, तीसरा हो गया रतलाम, चौथा हो गया मंदसौर, पांचवा हो गया कौन सा, पांचवा हो गया नीमच। उसके बाद देखिए यह प्रवेश कर जाती है राजस्थान में। राजस्थान में जाने के बाद पुनः प्रवेश करती है कहां, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो छठवां हो जाएगा, आप बताओगे सर श्योपुर, ना कि शिवपुरी। क्या है, श्योपुर। आगे देखिए छठवां, 7वां कौन सा होने वाला है, 7वां होने वाला है, आप बताओगे सर, जो 7वां होने वाला है वो है मंदसौर, सॉरी मुरैना। कौन सा होने वाला है दोस्तों, मुरैना। मंदसौर तो यहाँ पे हो चुके हैं, मुरैना। मुरैना के बाद यहाँ पे कौन सा होने वाला है, 8वां दोस्तों, आप बताओगे 8वां होने वाला है भिंड। तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, 3 यहाँ पे टच कर रहा है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, और 5 यहाँ पे। तो कितने जिले टोटल दोस्तों, आप बताओगे, 5 यहाँ और 3 यहाँ। टोटल चंबल बहती है मध्य प्रदेश के 8 जिलों में, 8 जिलों में प्रवाहित होती है। कहां से, इंदौर, इंदौर के ऊपर उज्जैन, उज्जैन के ऊपर आप देखिए क्रम, अगर आपको मैप याद है बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, रतलाम के बाद देखिए आगे जो है हमारा मंदसौर, मंदसौर के बाद नीमच, नीमच के बाद श्योपुर, मुरैना
और भिंड होते हुए चली जाती है कहाँ, यमुना में, इटावा के पास यमुना में जा करके मिल जाती है। दोस्तों ये जो नदी है ये वाली, तो आप बोलोगे सर ये वाली यमुना है और ये वाली कौन सी नदी है, ये गंगा है, ये आपको याद रखना है। तो दो नदियां दोस्तों आपने देख ली। तीसरी नदियां देखी दोस्तों, तीसरी जो नदी है वह है सोन नदी, वह है सोन नदी। अब सोन नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए सोन नदी ये निकल रही है कहां से, आप बोलोगे सर यह भी निकल रही है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से निकल रही है दोस्तों, आप बताओगे सर अमरकंटक की पहाड़ियों से। यह कहां कितने जिले में प्रवाहित होती है, तो आप बताओगे सर यह पहला तो जिला अनूपपुर हो गया, अनूपपुर, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा उमरिया हो गया, तीसरा दोस्तों कौन सा हो गया दोस्तों, यह हो गया शहडोल, शहडोल। तो पहला हो गया अनूपपुर, दूसरा हो गया उमरिया, तीसरा हो गया दोस्तों शहडोल, चौथा हो गया सीधी और पांचवा हो गया रीवा। तो टोटल कितने जिलों में प्रवाहित होती है दोस्तों, 5 जिलों में। कौन कौन से आप बताओगे, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और रीवा। कितने जिले दोस्तों, 5 जिले। सोन नदी कितने जिलों में मध्य प्रदेश के प्रवाहित होती है, तो आप बताओगे सर 5 जिलों में। कितने जिलों में, आप बोलोगे सर 5 जिलों में प्रवाहित होती है, 5 जिलों में प्रवाहित होती है। और शुरू के जो 5 क्रम की नदियां दोस्तों, सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की नर्मदा, फिर चंबल, फिर सोन, फिर ताप्ती, फिर बेतवा, ये मैंने क्रम से लिखा, इनकी लंबाई आगे हम देखेंगे। तो ये दोस्तों आपको इतना याद रखना। अब चलते हैं आगे, अगली नदी जो है दोस्तों वह है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी देखिए कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है दोस्तों, तो देखिए ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से। तो यहाँ पे बैतूल और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए हल्का सा खंडवा, और ये देखिए हल्का सा खंडवा को टच कर रही है और फिर बुरहानपुर होते हुए चली जाती है महाराष्ट्र में। तो देखिए 3 आते हैं इसके बाद, आप बताओ बैतूल, इधर खंडवा को हल्का सा टच करती है और बुरहानपुर, 3 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। कौन कौन से, बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के कितने आप बताओगे सर, 3 जिलों पे। आगे चलते हैं दोस्तों बेतवा की ओर। कौन सी नदी है, बेतवा। बेतवा कहां से निकलेगी, आप बोलोगे सर रायसेन के कुमरा गांव से निकलेगी। तो देखिए बेतवा पे चलते हैं, तो देखिए रायसेन कहाँ होता है, आप देखिए जो भोपाल होता है, भोपाल के नीचे रायसेन और ऊपर होता है राजगढ़। तो ये यहाँ से निकलने वाली नदी कौन सी है, आप बोलोगे सर ये जो नदी निकल रही है ये कौन सी नदी है, तो आप बोलोगे सर ये रायसेन है। तो देखिए ये कितने में प्रवाहित होती है, तो आप बोलोगे सर पहला हो गया रायसेन, दूसरा हो गया विदिशा। भोपाल को नहीं जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। पहला हो गया रायसेन, दूसरा हो गया विदिशा, पहला रायसेन, दूसरा विदिशा, ध्यान से देखिएगा। तीसरा हो गया अशोकनगर, जी हाँ दोस्तों तीसरा अशोकनगर। चौथा हो गया शिवपुरी, उसके बाद पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद देखिए दोस्तों चौथा हो गया आपका कौन सा, शिवपुरी। पांचवा हो गया निवाणी, ओरछा वाला क्षेत्र। दोस्तों ओरछा किसके किनारे वैसे आप बताओगे, बेतवा नदी के किनारे। और फिर यहाँ पे पहुंच जाता है कहाँ पे, टीकमगढ़। तो छठवां होगा टीकमगढ़। तो कितने जिले में प्रवाहित होती है दोस्तों, पहला आप बताओगे रायसेन, दूसरा बताओगे विदिशा, तीसरा बताओगे आप अशोकनगर, चौथा बताओगे शिवपुरी, पांचवा निवाणी और छठवां आप बताओगे सर टीकमगढ़। तो कितने जिले में बेतवा प्रवाहित हो रही है, बेतवा हो रही है 6 जिलों में प्रवाहित। ये दोस्तों आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों छिप्रा की ओर। तो छिप्रा देखिए, छिप्रा भी कहाँ निकलती है आप बताओगे, इंदौर से, जो ककरीवाड़ी पहाड़ी है वहां से निकलती है। तो देखिए पहला तो हो जाएगा इंदौर, जी हाँ दोस्तों पहला जिला होगा इंदौर। दूसरा उज्जैन, यहीं पे लगता है दोस्तों कुंभ का मेला, तो दूसरा हो गया उज्जैन। पहला इंदौर, दूसरा उज्जैन, तीसरा दोस्तों जा रहा है कहां पे, आप बोलोगे रतलाम, और चौथा मंदसौर। और बता दूं आपको मंदसौर में ही यह जाकर के चंबल में मिल जाती है। तो कितने जिले में प्रवाहित होती है, 4 जिले, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर। तो छिप्रा कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है, आप बोलोगे सर 4 जिलों में प्रवाहित हो रही है, 4 जिलों में प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों जैसे ये मैप बना है, आप मैप के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपसे कभी भी नहीं भूलने वाला है, क्योंकि आपके माइंड में क्लिक होने वाला है कि कौन सी नदी किधर प्रवाहित हो रही है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों काली सिंध, जो कि हमारी अगली नदी है काली सिंध। तो काली सिंध देखिए कहां से निकल रही है, तो आप बताओगे सर काली सिंध, ये काली सिंध नदी है अभी कहां से निकल रही है, देवास से निकल रही है। तो देखिए कितने राज्यों में प्रवाहित हो रही है, तो पहला तो हो जाएगा दोस्तों आपका देवास, पहला हो जाएगा देवास। दूसरा देखिए शाजापुर, शाजापुर, जी हाँ दोस्तों शाजापुर और इसकी सीमा बनाते हुए जाती है, दूसरा हो जाएगा शाजापुर। तीसरा हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा आपका राजगढ़, जी हाँ दोस्तों तीसरा हो जाएगा आपका राजगढ़। और जाकर के 3 जिलों में प्रवाहित होती है, फिर राजस्थान में होते हुए जाकर के किस में मिल जाती है, चंबल में। तो कौन से, देवास, शाजापुर और आप देखोगे राजगढ़, जी हाँ दोस्तों 3 पे प्रवाहित होती है। पहला होगा देवास, दूसरा शाजापुर, तीसरा राजगढ़, 3 पे प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, आप बोलोगे काली सिंध, कितने पे, 3 जिलों में। आगे चलते हैं दोस्तों पार्वती नदी। तो
तो देखिए पार्वती नदी जस्ट इसके बगल में पार्वती नदी, ये है पार्वती नदी। तो पार्वती नदी की अगर बात करते हैं दोस्तों तो देखिए कितने जिले में प्रवाहित हो रही है, तो कहां से निकलती है, तो आप बोलोगे सर ये निकल रही है सीहोर से। कहां से निकल रही है, आप बोलोगे सर सीहोर से निकल रही है। और सीहोर से निकलने के बाद यह कहां जाती है, आप देखोगे सीहोर, पहला हो गया सीहोर, दूसरा होगा दोस्तों राजगढ़, दूसरा हो गया राजगढ़, तीसरा हो गया गुना, तीसरा हो गया गुना, यह भी कितने पे निकल रही है, और चौथा हो गया आप देखोगे शिवपुर, चौथा हो गया शिवपुर में भी यह जाती है। तो कितने जिलों पे टच करती है, पहला हो जाएगा आपका सीहोर, दूसरा हो जाएगा राजगढ़, तीसरा हो जाएगा गुना और चौथा हो जाएगा शिवपुर। शिवपुर के पास ही यह जाकर के किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। तो कितने जिले आप बताओगे सर, 1 2 3 और 4 जिले, कितने जिलों में पार्वती प्रवाहित होती है, आप बोलोगे सर 4 जिलों में प्रवाहित होती है, 4 जिलों में प्रवाहित होती है। अब चलते हैं दोस्तों अगली नदी जो हमारी है केन नदी। तो दोस्तों कभी कभी पेपर में क्या प्रश्न आता है, इन नदियों का क्रम भी पश्चिम से पूर्व की ओर जमाने के लिए आ जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे अगर बात करोगे इधर की तो देखिए सबसे पहले ये जाती है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, कौन सी, तो ये है दोस्तों माही नदी। फिर उसके बाद कौन सी आती है, चंबल, चंबल के बाद छिप्रा, छिप्रा के बाद कौन सी आ रही है दोस्तों, काली सिंध, काली सिंध के बाद पार्वती, पार्वती के बाद फिर जाकर के आपकी बेतवा, ऐसा क्रम चलता रहेगा। आप जाओगे लास्ट में, तो लास्ट वाली कौन सी है, सोन नदी। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए आती पार्वती हो गई दोस्तों आपकी। अब चलते हैं केन नदी की ओर। तो देखिए केन नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो कटंगा की पहाड़ी कटनी से निकलती है, देखिए कटनी से निकलती है, कटनी और जबलपुर के बॉर्डर के आसपास से, तो यहाँ से निकलती है। तो पहला तो जिला हो गया आपका कटनी, दूसरा दोस्तों देखिए दमोह और कटनी का बॉर्डर बनाती है, तो दूसरा हो गया दमोह, तीसरा हो गया पन्ना, जी हाँ दोस्तों तीसरा हो गया पन्ना, और चौथा हो गया छतरपुर। उसके बाद यह जाकर के किसमें मिलती है दोस्तों, यमुना में मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी इनके बारे में हम डीप में चर्चा करेंगे दोस्तों, नदियों के बारे में अलग अलग से, केवल अभी आपको मैं मैप के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए कौन सी, पहले आप बोलोगे सर पहला कटनी, कटनी और दमोह का बॉर्डर बना रही है, तो दूसरा दमोह, तीसरा देखिए पन्ना और चौथा हो गया छतरपुर। तो आप देखोगे कि केन नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो आप बताओगे सर केन नदी भी 4 जिलों में प्रवाहित हो रही है, 4 जिलों में प्रवाहित हो रही है। आगे आप देखिए वैनगंगा। तो देखिए दोस्तों वैनगंगा नदी, तो वैनगंगा नदी कहां से निकलती है, तो आप देख रहे हो इधर सिवनी से निकलती है, जी हाँ दोस्तों सिवनी से निकल रही है। तो सिवनी से सीधे निकल के कहां पहुंच जाती है, महाराष्ट्र में। तो एक ही जिले में प्रवाहित हो रही है दोस्तों वैनगंगा, एक ही जिले में प्रवाहित हो रही है। और यहां से देखिए एक और नदी आई है, कौन सी, जो बैतूल से निकलती है दोस्तों, कौन सी, वर्धा। और बैतूल से होती है कहां पे जाती है, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से आने के बाद किसमें मिल जाती है, वैनगंगा पे। तो जहां पे वर्धा और वैनगंगा मिलते हैं उस स्थान को प्राणहिता नाम से जाना जाता है, कई बार पेपर में आया है। और जा करके यह वैनगंगा किसमें मिल जाती है, आप बोलोगे वैनगंगा जाकर के गोदावरी में मिल जाती है। तो गोदावरी में जाकर के यह मिल जाती है। तो आगे आप बताओगे वैनगंगा कितने में प्रवाहित होती है। तो चूंकि वैनगंगा इन दोनों का मिश्रित रूप है, अगर केवल वैनगंगा का ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे, अगर ऑप्शन में 1 है तो 1 लगा के चले जाओगे एक जिले पे, और अगर 3 है देखिए दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, क्योंकि वर्धा और इसका कंबाइन रूप ही तो वैनगंगा है। तो आगे देखिए अगर वर्धा नाम आएगा तो आप बताओगे 1 2 और ये भी काउंट हो जाएगा 3 जिले। तो आपको याद रखना है, चूंकि वैनगंगा वर्धा और वैनगंगा का मिश्रित रूप है, प्राणहिता के पास जो मिलता है, तो आप इसको बताओगे कितने जिले पे, आप बताओगे 3 जिले पे, 3 जिलों से। आगे दोस्तों टोंस की बात आती है। टोंस यानी कि तमस कहां से निकलती है दोस्तों, तो यह सतना से निकलती है। और कितने जिलों में, डायरेक्टली सतना से निकलते हुए यह चली जाती है उत्तर प्रदेश, जी हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जाकर के यह सीधे गंगा से मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में, तो आप बोलोगे सर यह 1 जिले में, 1 जिले में प्रवाहित होती है, 1 जिले में प्रवाहित होती है। और आपको याद रखना मध्य प्रदेश की यह 2 प्रमुख ही ऐसी नदियां जो डायरेक्टली गंगा पे मिलती हैं, कौन सी, टोंस नदी और जो है आपकी सोन नदी। टोंस और सोन नदी सीधे जाकर के गंगा में मिलती है, बाकी नदियां तो या तो चंबल में मिलती हैं या तो यमुना में मिलती हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों अगली बात करते हैं 12वीं नदी की। तो 11 हो गए। अगर 12वीं नदी की बात करते हैं तो 12वीं नदी है दोस्तों, ये है माही नदी, माही नदी। और माही नदी देखिए कितने जिलों पे, धार, धार के बाद होती है दोस्तों झाबुआ, और झाबुआ से होने के बाद यहाँ से राजस्थान को यू शेप में टर्न करते हुए आप देखोगे यहाँ से कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करते हुए माही नदी जाकर के कहाँ गिर जाती है, गिर जाती है आप देखोगे खंभात की खाड़ी में। तो यह क्षेत्र आपको याद रखना। माही नदी कितने जिलों पे प्रवाहित होती है, तो आप बताओगे सर 2 जिलों में। कौन कौन से, तो धार से निकलती है और झाबुआ में प्रवाहित होती है, फिर जाकर के राजस्थान में यह कर्क रेखा को 2 बार प्रतिच्छेद करते हुए जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अब आप देखिए खंभात की खाड़ी कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो आप बोलोगे जो भारत का ये वाला क्षेत्र होता है दोस्तों,
जो भारत का बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र होता है, आप बताओगे कि सर ये जो भारत का ये वाला क्षेत्र होता है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र होता है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ये वाला क्षेत्र जो आप भारत का ऐसे मैप देखोगे दोस्तों, तो ये वाले क्षेत्र में जाकर के यह अपना नदियां अपना जाकर के जल गिराती हैं, ये वाले क्षेत्र में जाकर के अपना जल गिराती हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इधर सागर कौन सा है? आप बोलोगे सर इधर अरब सागर है, अरब सागर है। ये तीनों नदियां इस क्षेत्र पे जाकर के अपना जल गिराती हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको आज मैप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और इसको कवर कर लेना है पूरी नदियों को। जिले आज से आपके डाउट नहीं होने वाले कि कौन सी नदी किस जिले पे प्रवाहित हो रही है। जो मैं लिखवाया हूं दोस्तों वह डेटा एकदम परफेक्ट डेटा है, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके चलना है। अब चलते हैं दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है नर्मदा नदी के बारे में। तो आप इसको अकॉर्डिंग अगर मैप पढ़ेंगे तो यह आपसे गलती नहीं होगी। हमने 12 नदियां देखी हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में इनके बाहर से कोई और नदी नहीं आने वाली है। तो आपको यह 12 नदियों के क्षेत्र याद करके रखना है। उसके बाद भी छोटी मोटी नदियां, जैसे आप देखोगे धसान हो जाएगी, ठीक है ना, और सिंध हो जाएगी, तो ये छोटी मोटी नदियां और है, तो उनके बारे में हम केवल फैक्ट पढ़ेंगे जहां से फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये आपको मैप अच्छे तरीके से, मैप डेली नहीं कराएंगे, ये आपको याद रखना है। केवल पूरा का पूरा मैप आज हमने करा दिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज हम नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में। तो आप हेडिंग लिखिए नर्मदा नदी। अब चलते हैं हम नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा अपवाद क्षेत्र भी है अपना नर्मदा नदी। तो देखिए सबसे पहले इसके अन्य नाम जानते हैं। नर्मदा नदी के क्या क्या नाम हैं? अन्य नाम। तो देखिए इसका अन्य नाम है, पहला दोस्तों इसे रेवा नाम से भी जाना जाता है, रेवा। दूसरा इसे सोमोदास, सोमोदास, रेवा, सोमोदास, मैकल सुता, क्योंकि मैकल पर्वत से निकलती है ना, सुता यानी पुत्री, मैकल सुता, ये इसके अन्य नाम हैं। जी हाँ दोस्तों, रेवा, सोमोदास, मैकल सुता और एक देखिए नमोदास। ये आपको 3 नाम मोस्टली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है इसके अन्य नाम। अब आगे आप फैक्ट लिखोगे उद्गम। क्या लिखोगे दोस्तों? उद्गम। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? आप बोलोगे अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि कहाँ है? आप बोलोगे सर अनूपपुर में। एक बार प्रश्न आ गया था तहसील, तो आपको याद रखनी है। अगर तहसील पूछती है अनूपपुर की किस तहसील से, तो आपको तहसील भी याद रखनी है। तहसील कौन सी है? आप बोलोगे सर पुष्पराजगढ़, पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है, पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। अब आगे बोलते हैं दोस्तों लंबाई, इस नदी की लंबाई तो आपको बताना है 13-12 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर। अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए, मध्य प्रदेश में, तो यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में प्रवाहित है 1077 किलोमीटर। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी तथा भारत की 5वीं बड़ी नदी है। भारत की कौन सी 5वीं बड़ी नदी? कैसे? तो देखिए अगर भारत की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो नंबर 1 में आती है, आप बोलोगे सर नंबर 1 में आती है गंगा। नंबर 1 में कौन सी आती है? आप बोलोगे सर गंगा। लंबाई कितनी? 25 किलोमीटर। नंबर 2 में कौन सी आती है? आप बोलोगे सर आती है गोदावरी। कौन सी आती है? गोदावरी। लंबाई कितनी? आप बोलोगे सर 1475 किलोमीटर। तीसरी नदी आप बोलोगे दोस्तों कृष्णा। कृष्णा लंबाई आप बोलोगे 1401 किलोमीटर। आगे बताओगे चौथी नदी दोस्तों, तो जो चौथी नदी होगी आप बताओगे यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना चौथी नदी कितनी? तो आप बोलोगे सर इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर।
तो पांचवी नदी कौन सी है? पांचवी आप बोलोगे भारत की पांचवी बड़ी नदी है दोस्तों नर्मदा। कितनी आप बोलोगे? 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। तो ये आपको 5 नदियों का क्रम याद रखना है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी तथा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है कौन सी दोस्तों? नर्मदा नदी। अगला फैक्ट आपको क्या याद रखना है? आप बताओगे, अगले फैक्ट में बताओगे, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये दोस्तों आपको याद रखना, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मोस्टली जब आप भारत की नदियां पढ़ोगे तो देखिएगा मोस्टली नदियां कहां प्रवाहित होती हैं? आप देखोगे पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तथा दूसरी कौन सी? ताप्ती नदी। और तीसरी माही नदी। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब वहीं अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की 5 प्रमुख नदियों के, तो वो भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख 5 नदियां हैं उनकी भी लंबाई। तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर पहली बड़ी नदी की बात करते हैं तो आप बोलोगे सर पहली तो हो गई नर्मदा। लंबाई कितनी? आप बोलोगे सर इसकी लंबाई होने वाली है 1312 किलोमीटर। वहीं दूसरी अगर बात करोगे मध्य प्रदेश की तो कौन सी है? आप बोलोगे सर चंबल। चंबल कितनी है? आप बोलोगे सर 965 किलोमीटर। वहीं अगर तीसरी नदी की बात करने वाले हो, तीसरी होने वाली है दोस्तों सोन। कौन सी नदी होने वाली है? सोन। लंबाई कितनी? आप बोलोगे सर 780 या 84। किसी बुक में 80 मिलता है, किसी में 84, तो आप रखिएगा 84 किलोमीटर। आगे जो चौथी नदी होने वाली है दोस्तों आप बताओगे सर ताप्ती। चौथी नदी होने वाली है ताप्ती। कितनी? आप बोलोगे सर 724 किलोमीटर। आगे जो पांचवी नदी होने वाली है आप बोलोगे सर कौन सी? तो आगे होने वाली है बेतवा। बेतवा कितनी लंबाई? आप बोलोगे सर 480 किलोमीटर। तो ये नदियां दोस्तों आपको याद रखना। क्रम कैसे याद रखना? देखिए बहुत अच्छे तरीके से। पहली देखिए ऐसे प्रवाहित हो रही, एक चक्र बनाइएगा। तो पहली कैसे आ रही? पश्चिम की ओर नर्मदा। दूसरी देखिए कौन सी? चंबल जा रही किधर? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर देखिए सर्किल, पहले ऐसे आना है, फिर ऐसे जाना है, फिर इस कोने में सोन जा रही। देखिए पहले हम ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, सर्किल कंप्लीट हुआ। भाई पहले हमने देखा कौन सी? नर्मदा। दूसरी हमने देखी कौन सी नदी? दूसरी हमने देखी चंबल। तीसरी यहां से कौन सी देखी हमने? तीसरी देखी हमने सोन। अब चौथी फिर यहीं से चालू हो जाइए। तो देखिए ताप्ती इधर गई है, ताप्ती इधर, फिर आगे देखिए बेतवा, फिर इधर बेतवा चली गई है, तो बेतवा। तो ये आपको याद रखना है 5 प्रमुख नदियां। बाकी सबकी लंबाई याद नहीं रखना, लेकिन इनकी लंबाई आपको याद रखना है, पेपर में आती हैं। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, ये चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे चलते हैं, अगले फैक्ट्स पे चलते हैं दोस्तों। तो हमने उद्गम देख लिया, नर्मदा की लंबाई देख ली दोस्तों। उसके बाद बता दूं कि यह नदी क्या बनाती है दोस्तों? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। आप बताओगे नर्मदा नदी सतपुड़ा व विंध्याचल के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है तथा यह नदी आप बताओगे, यह नदी क्या बनाती है? आप बताओगे यह डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? आप बोलोगे सर यह एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती। कई बार पेपर में दोस्तों यह पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा, जो भारत में बंगाल की खाड़ी की ओर नदियां प्रवाहित होती हैं वह डेल्टा बनाती हैं, और जो नदियां पूर्व से
पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। यदि कि अरब सागर की ओर जाती हैं, यह नदियां एस्चुरी बनाती, क्योंकि इधर की ढाल तीव्र होती है तो नदियां तीव्र आती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यह एस्चुरी बनाती हैं। दोस्तों इधर का ढाल क्या होता है, ढाल खत्म हो जाता है, जो आपका पूर्वी क्षेत्र होता है, पूर्वी घाट का क्षेत्र होता है, तो वहां पे नदियां क्या होती हैं, रफ्तार पाने के लिए विसर्पण करती हैं, और जब विसर्पण करती हैं तो कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। जैसे आप देखते हो गंगा का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, तो ये नदियां जब ऐसे होने लगती, विसर्पण करने लगती हैं और यह समुद्र में पहुंचने से पहले क्या होती हैं, कई छोटी छोटी शाखाओं नालिकाओं में वितरित हो जाती हैं, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। देखिए ये डेल्टा का आकार ले लेता है, इसलिए हम इसे डेल्टा कहते हैं। इसी तरह इधर की नदियां तीव्र होती हैं तो क्या करती हैं, जब स्पीड के साथ आती हैं सागर में, तो सागर के जल को थोड़ा सा ढकेल देती हैं और क्या बनाती हैं, वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में। तो आप बताओगे नर्मदा नदी का जो समापन होता है, हमने देख लिया नाम, उद्गम, लंबाई और फैक्ट्स। अब आप बताओगे समापन में आप बताओगे दोस्तों कहां पे होती है, तो आप बताओगे गुजरात में, किसमें, अरब सागर में। गुजरात में अरब सागर में इस नदी का समापन होता है, इस नदी का समापन होता है। अब दोस्तों अगर इसके अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, अपवाह क्षेत्र, तो जो इसका अपवाह क्षेत्र है दोस्तों उसकी अगर बात करते हैं, अपवाह क्षेत्र, नर्मदा का अपवाह क्षेत्र कितना है, कई बार पेपर में आया तो ये भी लिख लीजिए आप, अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र कितना है, आप बोलोगे सर 93,180 वर्ग किलोमीटर, 93,180 वर्ग किलोमीटर, 93,180 वर्ग किलोमीटर। वहीं आप बताओगे दोस्तों कि नर्मदा नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन से, तो पहला तो हो गया मध्य प्रदेश, पहला हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा मैंने बताया यहां पे टच कर लेती है महाराष्ट्र को, और समापन होता है गुजरात पे, समापन होता है गुजरात पे। तो 3 जगह पे आप बताओगे सर 3 जगह पर होती है, कौन कौन सी, 3 राज्यों में, कौन कौन से, आप बोलोगे सर पहला राज्य हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र और तीसरा होने वाला है गुजरात। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, ये नर्मदा नदी के फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले फैक्ट्स की ओर। अगले फैक्ट्स में जब हम जाने से पहले कुछ चीजें और देख लेंगे दोस्तों। आप बताओगे यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, और भ्रंश घाटी मैंने क्या बताया था दोस्तों, इसके नर्मदा नदी के इस साइड दक्षिण में, पेपर में कई बार पूछा नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है, तो बेसिक चीजें दोस्तों, नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, तो यह दोनों नदियों के बीच में भ्रंश में प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब इसको इरेज करते हैं और अगले फैक्ट पे चलते हैं, अगले फैक्ट्स पे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियों की अगर बात करोगे दोस्तों तो करीब इसकी सहायक नदियां बहुत ज्यादा हैं। इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, तो इसकी सहायक नदियां दोस्तों आप बताओगे, सहायक नदियां इसकी करीब 41 हैं। जी हाँ दोस्तों, करीब 41 सहायक नदियां हैं इसकी, जिसमें से प्रमुख नदियां आप याद रखिएगा तवा, शक्कर, दूधी, हथनी, बाघनी, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, तवा, शक्कर, दूधी, हथनी, बाघनी, ऊँटनी, मतलब जितने भी आप ऐसे याद रखिएगा, जितने भी जंगल के जानवर और जितने भी किचन की सामग्री, भाई दूध, शक्कर, तवा, जितने भी किचन की सामग्री यूज होगी, आप समझ जाना कि नर्मदा की सहायक नदी। क्या 2 चीज याद रखनी है, जीवों, जंगली जानवरों के नाम और किचन की जो सामग्री होती है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदियां हो गई। अब दोस्तों इस नदी पे कुछ प्रमुख बांध भी हैं, तो बांध तो अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी आप नदी में कवर कर लीजिए प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। प्रमुख बांध, तो इसके प्रमुख बांध देखिए, प्रमुख बांध, तो पहला सबके दिमाग में आता है
सरदार सरोवर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर ही है, ठीक है ना, लेकिन यह गुजरात में है इसलिए मध्य प्रदेश में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन नर्मदा नदी पे है सरदार सरोवर बांध। दूसरा दोस्तों इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध दोस्तों ये आपको याद रखना है। अब एक बात आपको बता दूं, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना इंदिरा सागर बांध पर ही है। इसमें 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है? आप बोलोगे सर इंदिरा सागर बांध किस पे है? नर्मदा नदी पे है, और इसमें से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इसी पर है, जिसमें 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पहला होगा इंदिरा सागर बांध। दूसरा अगर बांध हो गया दोस्तों तो आप बताओगे सरदार सरोवर बांध। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों इस पे बात, तो ओमकारेश्वर बांध भी इसी में है। कौन सा है दोस्तों? ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध दोस्तों, बांध के बारे में हम अलग से 1-2 लेक्चर्स में देखेंगे, ओमकारेश्वर बांध। और आगे बात करते हैं दोस्तों, चौथा जो बांध है हमारा, तो चौथा आप बता दीजिएगा बरगी बांध। कौन सा दोस्तों? बरगी बांध। ये चीजें आपको याद रखनी है। यह प्रमुख इसके बांध हो गए, नर्मदा नदी के प्रमुख बांध। अब आप सोच रहे हो कि सर बांध के बारे में डीप में बताएं, तो बांध के बारे में अलग से चैप्टर ही है दोस्तों। बाद उसमें हम पूरे के बांध कहाँ कहाँ की संयुक्त परियोजना है, जब मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे दोस्तों, वहां पे हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले फैक्ट पे। तो अगले फैक्ट में दोस्तों कुछ यहाँ पे नदी, नर्मदा नदी है मोस्टली जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों, वह नदी बहुत सुंदर सुंदर क्या बनाती हैं? जलप्रपात। तो अब नर्मदा नदी के हम कुछ प्रपात देखते हैं। क्या देखेंगे दोस्तों? जलप्रपात। कुछ जलप्रपात देख लेते हैं। जल प्रपात, तो जलप्रपात देखिए, पहला तो आप बताओगे सर अमरकंटक में। अमरकंटक, अब देखिए अमरकंटक में कौन है? अमरकंटक में आप बताओगे सर दुग्धधारा और कपिलधारा, 2 जलप्रपात तो अमरकंटक में ही बनाती है। आगे देखिए जबलपुर में, जबलपुर में बनाती है दोस्तों कौन सा? आप बताओगे, सभी को पता होगा, धुआंधार। जी हाँ दोस्तों, धुआंधार जो जलप्रपात है वह बहुत ही सुंदर जलप्रपात है। जब नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों पर गिरती है दोस्तों, तो वह दृश्य बहुत ही मन को मोहने वाला दिखता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो महेश्वर यानी कि खरगोन में, आगे देखिए खरगोन में अगर बात करें दोस्तों तो सहस्त्रधारा। वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों तो होशंगाबाद व हरदा। जी हाँ दोस्तों, होशंगाबाद व हरदा के मध्य अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मंधार और दर्दी। कौन सा दोस्तों? आप बोलोगे सर मंधार व दर्दी जलप्रपात देखने को मिलते हैं। तो ये इस नदी के प्रमुख जलप्रपात हो गए दोस्तों। जलप्रपात वाला भी हम एक अलग से वीडियो में पूरे जितने भी मध्य प्रदेश में जलप्रपात हैं उनके बारे में, उनकी लंबाई, उनकी प्रमुख क्षेत्र या उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं उनका महत्व, वो हम देखेंगे अलग से वीडियोज में। तो चूंकि नदियां हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से ब्रीफ में हम एक चीज, जब मेंस में नर्मदा नदी के बारे में लिखने के लिए आएगा तो ये सारी चीजें एक एक 2-2 फैक्ट्स आपको वहाँ पे इंडिकेट करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स आपको इंडिकेट करने पड़ेंगे। अब दोस्तों एक बार रिवीजन के तौर पे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में हमने नर्मदा के बारे में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा अपवाह क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद हमने देखा अपवाह तंत्र क्या होता है, हमने देखा दोआब क्षेत्र क्या होता है, और उसके बाद फिर हमने नदियों के बारे में पढ़ा कि कौन सी नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है। तो हमने देखा नर्मदा 15 जिलों में, उसके बाद हमने देखा चंबल 8 जिलों में, सोन 5 जिलों में, सोन 5 जिलों में, ताप्ती 3 जिलों में, बेतवा
6 जिलों में, छिप्रा 4 जिलों में, काली सिंध 3 जिलों में, पार्वती 4 जिलों में, केन 4 जिलों में, वेनगंगा 3 जिलों में और टोंस यानी कि टमस कितने जिलों पे, 1 जिले में प्रवाहित होती है। उसके बाद हमने देखा था केवल सोन और टमस ही ऐसी नदी है जो डायरेक्टली गंगा में जल गिराती है, बाकी या तो यमुना में या तो चंबल में मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक था नर्मदा नदी, हमने देखा नर्मदा नदी के बारे में। तो हमने देखा दोस्तों नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी एवं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद हमने देखा भारत की सबसे बड़ी नदी पहली थी दोस्तों गंगा, लंबाई आपने बताई कितनी, आपने बताई लंबाई 25-25। दूसरी आपने बताया दोस्तों, दूसरी नदी थी गोदावरी, आपने लंबाई कितनी बताई, आपने बताई 1475। उसके बाद आपने बताई तीसरी नदी कौन सी थी, आपने बताया कृष्णा, कृष्णा की लंबाई आपने बताई कितनी, 1401 किलोमीटर। फिर आपने बताया दोस्तों जो आपकी कृष्णा के बाद नदी थी चौथी यमुना, तो यमुना को आपने बताया सर 1375 किलोमीटर। और 5वीं नदी थी कौन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की आपने लंबाई कितनी बताई सर, 1312 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों हमने बताया मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों के बारे में, जिसमें से पहली नदी थी दोस्तों आपने बताया नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर। दूसरी आपने बताई ऊपर की ओर कौन सी गई थी, चंबल, आपने क्या बताया सर 964 किलोमीटर। फिर आपने बताई तीसरी नदी थी सोन नदी, सोन नदी आपने बताया 764 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो नदी थी 784 किलोमीटर। उसके बाद आपने बताई थी कौन सी नदी, ताप्ती, ताप्ती की लंबाई कितनी थी 724 किलोमीटर। फिर आपने बताई बेतवा, बेतवा की लंबाई कितनी आपने बताई 480 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों आपने बताया कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से। अगर अमरकंटक की बात करें तो पुष्पराजगढ़ तहसील से निकल करके 15 जिलों में प्रवाहित होते हुए अपने 180 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र को कवर करते हुए साथ में 41 नदियों के जल को अपने आप में धारण करते हुए जा करके महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है, अपने जल को गिरा देती है। उसके बाद दोस्तों आपने बताया कि जो नर्मदा नदी है वह सतपुड़ा और अमरकंटक के मध्य से, सतपुड़ा और अमरकंटक के मध्य से प्रवाहित होती है। वह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की, न केवल भारत की बल्कि मध्य प्रदेश की भी क्या है, आप बोलोगे सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद दोस्तों आपने बताया यह नदी डेल्टा नई एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नई एस्चुरी का निर्माण करती है। वह इस नदी पे बहुत ही अच्छे क्या हैं जलप्रपात देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने देखा अमरकंटक पे दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात हमने देखा, जबलपुर पे धुआंधार देखा, खरगोन में हमने सहस्त्रधारा देखा, होशंगाबाद व हरदा के मध्य में हमने मंदारवा दर्दे जलप्रपात देखे। उसके बाद इस नदी पे हमने कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। जैसा कि दोस्तों आपने देखा सरदार सरोवर परियोजना, आपने देखा इंदिरा सागर परियोजना, उसके बाद दोस्तों आपने देखा ओमकारेश्वर परियोजना और बरगी परियोजना। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी परियोजनाएं हैं। उसके बाद आपने देखा इसके महत्वपूर्ण शहर, तो महत्वपूर्ण शहर में आप बताओगे सर, तो पहला आप बताओगे कि इसके किनारे बसे प्रमुख शहर, तो प्रमुख शहर में आप बता सकते हो डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, और आप बताओगे होशंगाबाद, हरदा, आप बताओगे महेश्वर, महेश्वर जो कि कहाँ पे आता है बोलो खरगोन में, और ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर दोस्तों ओमकारेश्वर, यह नदी ओम के आकार में घूमती है दोस्तों, ओम के आकार में घुसती है खंडमा में, इसलिए वहां पे आपने देखा होगा कि जो भारत में 12 शिव ज्योतिर्लिंग है उनमें से 2 मध्य प्रदेश में आते हैं। तो आपने देखा एक तो क्षिप्रा नदी के तट पर, कहाँ उज्जैन पे, और दूसरे नर्मदा नदी के तट पर कहाँ पे, आप बोलोगे सर खंडवा में ओमकारेश्वर हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो नर्मदा नदी होती है, तो नर्मदा नदी की यह प्रमुख फैक्ट यहाँ थे। इसके बाहर का सिंगल भी फैक्ट आपका नर्मदा नदी से नहीं पूछे जाने वाला। तो अब आपके मन में ये डाउट होगा सर आपने बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में डीप में नहीं बताया। तो दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे, बस धीरज तो धरिए। क्योंकि देखिए एक जो आप देखते हो हमारे वीडियो की जब लेंथ बढ़ने लगती है तो फिर थोड़ा सा दोस्तों क्या होने लगता है, बोरिंग फील होने लगता है। इसलिए आपको अच्छे तरीके से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको देने की कोशिश की जाती है। लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये आपको याद करके रखना है, ये आपको याद करके बहुत अच्छे तरीके से रखना है। और आपको बता दूं दोस्तों जो विश्व की प्रमुख नदियाँ होती हैं वैसे नदियों का
हमारे देश में बहुत ज़्यादा महत्व है। एग्ज़ाम के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी नदियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप देखोगे कि जो विश्व की प्रमुख सभ्यताएं हैं वह नदियों के किनारे ही बसी हैं। जैसे आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास पल्लवित हुई है। आप देखोगे कि इराक की सभ्यता वहाँ पे कहाँ पे प्रवाहित होती है, जो दजला देवड़ा नदी थी उसके तट पे। आप देखोगे मिस्र की सभ्यता नील नदी के आसपास। तो दोस्तों उनमें से वहाँ पे क्या, क्योंकि आप देखते हो कि उस क्षेत्र पे काफ़ी ज़्यादा, एक तो पहले पानी की सुविधा, बोर वगैरह होते नहीं थे तो पानी की सुविधा मिल रही है, ऊपर से उस क्षेत्र की मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और रहने के लिए जानवर और सभी चीज़ों की पानी की पूर्तियाँ होती रहती हैं। इसलिए नदियों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों नदियों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विदोहन हो रहा है, क्योंकि जो कारखाने होते हैं उनसे डायरेक्ट निकलने वाला जल, और सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों पॉलीथीन और ये जो निकलने वाला दूषित जल होता है, तो बहुत सी नदियां अपना वास्तविक रूप ही खोती जा रही हैं और विलुप्त होने की कगार में दोस्तों। तो सरकार द्वारा योजनाएं तो काफ़ी चलाई जाती हैं और ये आपको भी पता है कि योजनाएं सिर्फ कागज़ पर ही होती हैं दोस्तों, वह धरती पर नहीं आ पाती हैं। अगर धरती पर वही योजनाएँ अगर क्रियान्वित हो जाएँ तो हमारा देश वाकई में सोने की चिड़िया हो जाए दोस्तों। लेकिन नेता मंत्रियों के बारे में क्या कहें, भगवान उनसे बचाए। बस अब आपको क्या करना है, ये वीडियो को अगर आपको अच्छा आया, हमने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो आप वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। और आप अगर पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि जैसे ही हमारे वीडियो अपलोड होंगे, कोई भी वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टीचर के द्वारा, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो भूलेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर आपकी क्लास कब आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। दोस्तों पता न चलने का रीज़न है, आपने सब्सक्राइब तो किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने, लेकिन उसके बेल जो बगल में घंटी होती है दोस्तों, उसको आप ऑल में जाके क्लिक करना भूल गए हैं। तो आप तो सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है दोस्तों। बगल में जो घंटी होती है, सब्सक्राइब करेंगे उसके जस्ट बगल में 3 घंटियां दिखेंगी, तो आपको ऑल में जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा जस्ट 10 सेकंड के अंदर आपके फ़ोन में मैसेज चला जाएगा। याद रखिएगा कि यूट्यूब में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हाँ, एक बात और, अगर आपको रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर या MP GK के PDFs भी प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप जाकर के A3 Academy सतना सर्च करिएगा और सर्च करने के बाद आपको इस तरह का लोगो मिलेगा, आप लोगों पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो आपको मैं नंबर दे रहा हूं दोस्तों, 91 31 14 98 93। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9131149893। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, उसके बाद आपको लिंक वहां भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बस आप दोस्तों पढ़िए, आपका पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए पूरी A3 Academy आपके साथ है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नदी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।